लेकिन आज एमबीएस ने एक ब्रेकर रखा, जो देख के थोड़ा-सा दिल को तसल्ली हुई। उन्होंने कहा हाँ कि जब तक फिलिस्तीन को टू स्टेट नेशन का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक हम अब्राहम अकॉर्ड में कैसे आ सकते हैं? हम आना तो चाहते हैं। तो एक ब्रेकर लगा दिया उसने। अब देखिए आगे क्या चलता है। जी। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि शायद ये सऊदी अरब ये F-35 ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अगर ईरान, मेरे ख्याल से इतनी दूर तक बात अभी नहीं पहुंची। मेरे ख्याल से ये थोपा गया है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान ने पहले ही मना कर दिया है। सबसे पहले हिंदुस्तान ने मना किया कि F-35 हम नहीं लेंगे। दूसरे फिर यूएई ने भी मना किया कि हम इसको नहीं लेंगे। कई और मुल्कों ने मना किया, तो इसकी मार्केट तो खत्म हो गई ईरान जंग के बाद, और इसको अब कोई नहीं पूछ रहा है। और मेरे ख्याल से इसकी नहीं, B-2 बम्बर की भी खत्म हो गई। अब आज की तारीख में B-2 बम्बर कोई फ्री में नहीं लेगा, कहेगा भैया इतना बड़ा कहाँ रखेंगे, और इसको चलाएगा कौन बिला वजह, इसको जो है पायलट को मैं सैलरी फ्री में देता रहूंगा, यूज कहाँ करूँ, तो इसको आप रखे रहो। तो क्या है कि जो अमेरिका की असल में प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है फिरोज बख्श साहब, मुझे ऐसा लगता है वो यही है कि उनकी देखिए असलाह की मंडी थी। वो जंग पूरी दुनिया में, और जंग क्या, वो छोटे छोटे मुल्कों में अटैक करवा के वो एक्सपेरिमेंट करते थे, और मार्केट जब लगती थी टेस्टेड उसको बोलते हैं कि टेस्टेड असला, तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। जो टेस्ट किया हुआ साहब ये जो है, तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है मार्केट में। वो बहुत महंगा बिकता है और दिखाया भी जाता है, ये देखिए साहब ये इसने वहां पे अटैक किया था तो ऐसा हो गया। अच्छा B-2 बिम्बर टाइम फिश हो गया। वो जो बार बार अमेरिका कह रहा है ना कि हमने ध्वस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया, वो असल में इसलिए नहीं कह रहा है कि ईरान को तो वो सुना रहा है या उससे कोई उसको वो अपनी मार्केट बनाने के लिए, कि जिन लोगों ने B-2 बम्बर बनाया वो तो चूचू का मुरब्बा हो गया, उसका तो कोई बेनिफिट है नहीं। F-35 जो है वो मार गिराया ईरान ने, तो उसका भी कुछ नहीं, वहां से भाग खड़े हुए ये। भाई ईरान पे जिस तरह से ये अटैक करने गए थे, 100 ये लेकर के आप समझ लीजिए कि फ्लाइट जो है, जो जेट, फाइटर जेट, तो क्या किया, 100 आप समझ रहे हैं, अगर वो 100 मार दिए जाते तो क्या ईरान की ये हालत होती? तो कहां मारा उन्होंने, क्या कुछ नहीं हुआ नुकसान। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, मैं समझता हूं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं ठीक है, अब ईरान जो है उससे सीख रहा है, ईरान अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है, मजबूत कर रहा है, और इनकी मार्केट बंद हो रही है। मैं फिर उसी पे आऊंगा फिरोज बख्श साहब, क्योंकि जब देखिए अभी भी ईरान के सऊदी से रिश्ते हैं, अभी भी टर्की से रिश्ते हैं, जॉर्डन, कतर, सबसे वो बातचीत कर रहा है, मिस्र से भी ईरान बातचीत कर रहा है। तो क्या क्या ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखिए बिला वजह तो कोई बातचीत करता नहीं है। तो क्या क्या ईरान अपने मकसद में कभी कामयाब हो पाएगा, या हो रहा है कहीं से कोई आपको थोड़ी सी भी गुंजाइश? मैं एक पॉलिटिकल उससे देख रहा हूं, आप छोड़ दीजिए अभी सामने की, लेकिन जो मैं एक चेंज देख रहा हूं, क्योंकि इसमें देखिए ईरान ही नहीं लगा, इसमें चीन और रूस भी बहुत मजबूती से लगे हुए हैं, और नॉर्थ कोरिया भी इसमें पूरी तरीके से शामिल है। फिरोज बख्श साहब। जी देखिए, मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जो अभी पिछले आपके डिस्कशन में थी एडवोकेट राशिद के साथ, तो उसी को मैं लेके चलूंगा। ये जो डील की बात कर रहे हैं ना, डील जो हुई है F-35 की, ये जो बिल्कुल सही कह रहे थे राशिद साहब कि सऊदी अरब को जो F-35 दिया जा रहा है, वो पुराना, बहुत पुराना जो है मॉडल कह लीजिए, उसको कुछ कह लीजिए, वर्जन कह लीजिए, वो लॉकहीड मार्टिन है उसको कहते हैं। इनका जो नया वर्जन है वो F-35 लाइटनिंग 2 है, वो नहीं दे रहा है उसको। उसके अंदर रिकनाइसेंस होता है, उसके अंदर बीएई सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर वर्टिकल लैंडिंग, ये सारी चीजें होती हैं, फिर एक कैटोबार भी होता है उसमें।
तो ये जो चीजें हैं ये उसमें नहीं है जो अमेरिका उसको दे रहा है। अब यहाँ एक दूसरी बात यह है, इंपॉर्टेंट बात, कि क्या है नूरा कुश्ती है? अगर हम इसराइल को देखें और सऊदी अरब को, तो क्या सऊदी अरब ये कह रहा है कि ठीक है मुझे थर्ड थर्ड रेट अपना वो दे दो, और इसराइल पे तो हम वैसे भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए, दुनिया के मुसलमानों को धोखा देने के लिए कि हम F-35 अमेरिका से ले रहे हैं इसराइल से मुकाबला करने के लिए, तो ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि शायद ये सऊदी अरब ये F-35 ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अगर ईरान, मेरे ख्याल से इतनी दूर तक बात अभी नहीं पहुंची है। ट्रम्प साहब जो भी हैं बेपेंदी के लोटे हैं, अभी घड़ी में तोला घड़ी में माशा, जो मर्जी आए अपने कहते रहते हैं। मगर ये बात जरूर है कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, सबसे ज्यादा अहमियत है बतौर प्रेसिडेंट के, चाहे वो उनकी उनका रवैया कुछ भी हो। तो ये तो बात रही है F-35 की। और तीसरा पॉइंट इसमें मैं जोड़ना चाह रहा हूँ सॉरी, के जहां तक सऊदी अरब और अमेरिका की बात है कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट भी बनाएंगे, इसराइल तो होगा ही होगा, तो ये भी मुझे एक हवाई वाली बात नजर आ रही है। क्योंकि अमेरिका कभी भी कोई बात इसराइल के साथ मिलकर ऐसी नहीं करेगा जो फलस्तीन या किसी मुस्लिम मुल्क के फेवर में जाती हो। और सही कहा एडवोकेट राशिद ने कि 75-80 साल की हिस्ट्री में अमेरिका ने आज तक कहीं इसराइल को नहीं दबाया, किसी चीज के लिए नहीं दबाया, किसी चीज के लिए तन भी नहीं की। अगर कुछ तन भी करता है तो वो खाली दिखावा होता है, ताकि दूसरे सोचेंगे भाई इसराइल को ये कह रहे हैं कि ज्यादा जो है आप जेनोसाइड मत करो। ये सब जितना भी जेनोसाइड हुआ है अमेरिका की अमेरिका की ईमा पर हुआ है, ये सिर्फ इसराइल ने नहीं किया है। इसराइल तो आगे उसका चेहरा बन के आ गया है, काम सारा अमेरिका का है। तो इसराइल से ज्यादा बड़ा जो जेनोसाइड का कसूरवार है वो जनाब अंकल सैम है, अमेरिका है। तीसरी बात यह है कि सऊदी अरब अगर ये चाहता है, ईमानदारी से चाहता है कि पैलेस्टाइन स्टेट बने, फलस्तीन मुल्क बने, तो उसको सामने आके खुले तौर पर ये बात करनी चाहिए, और अपने साथ जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं उनको इनवाइट करना चाहिए, जैसे कतर है, ईरान है, इजिप्ट है, कि हम चाहते हैं एक एक पैलेस्टाइन स्टेट बने। कायदे से तो सारे फलस्तीन स्टेट होना चाहिए था, इसराइल का तो वहां कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जबरदस्ती कब्जा करके दूसरे के घर पे तुमने बना लिया इसराइल। तो कम से कम जिसके घर पे कब्जा किया है उसको मतलब दरवाजे के बाहर तो मत बिठाओ, कम से कम उसको अगर बराबरी का नहीं तो कम से कम 40-45% तो दो उसको जगह। तो इस तरह की जो बात है मुझे लगती नहीं। अमेरिका और सऊदी अरब बेवकूफ बना रहे हैं, और सऊदी अरब अपना जो है बिजनेस के चक्कर में है, और कोई चीज नहीं चाहिए। सऊदी अरब अगर मजबूत बनना चाह रहा है, इस बात को याद रख लें, आप 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के रख लें कि सऊदी अरब अगर मजबूत बनना चाह रहा है तो वो इसराइल के खिलाफ नहीं, वो ईरान के खिलाफ बनना चाह रहा है। ये दो टूक मैंने बात कह दी जी, डॉक्टर रिजवी। ये देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वही दरअसल अब तक का परसेप्शन है। लेकिन एक चीज जो राशिद रिजवी साहब ने कही वो शायद आपने गौर नहीं की, और आज वो मीडिया में वो बात चल रही है। मैं प्रेस टीवी भी देख रहा था, तो उसमें भी वो तस्वीर कि जब ईरान का जिक्र किया कि मैंने ईरान को धो दिया, ईरान को मार दिया, और ये सब जब वो बैटिंग कर रहे थे ट्रम्प, तो बाकायदा उसमें लिखा कि हंस रहे थे मोहम्मद बिन सलमान। तो ये जो हंसी है दरअसल ये इसके पीछे बहुत कहानी है। ये हंसी यूं ही नहीं आती है। देखिए, अगर अगर वो इसलिए हंस रहे थे कि हाँ बड़ा अच्छा किया, तो मैं नहीं मानता कि ये इसलिए वो हंस रहे थे।
लेकिन इसलिए हंस रहे हैं कि नहीं ईरान बहुत ही स्ट्रांग हो गया इसलिए हंस रहे थे, तो इसके अलग मानिए फिर। तो ये दोनों चीजें देखिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ईरान अब भी सऊदी अरब से दोस्ती का हाथ मिलाए हुए, ये एक बड़ी सच्चाई है देखिए। और ये मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा हादसा मान लीजिए कि जब दोनों दोस्त हुए, वो अब कैसे होंगे अभी राशिद रिजवी साहब बताएंगे कि साहब ये दोस्ती होती, वो अलग एक मैटर है कि दोस्त कैसे होंगे क्या होगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि वो दोस्त हैं, बात होती है, टेलीफोनिक बात होती है। और ये भी सच्चाई है कि अमेरिका की जकड़बंदी में भी है, वो कैद में भी है, मोहम्मद बिन सलमान उससे निकल नहीं सकते। तो ये क्या क्या खिचड़ी पक रही। अच्छा, फिर रूस और चीन को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते फिलहाल अभी इनको, क्योंकि इनका भी अमल दखल बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा ये लोग काम कर रहे हैं। मैं एक चीज ये कह रहा हूं राशिद रिजवी साहब, आज भी गाजा में बहुत बुरा हाल, आज भी इन्होंने अटैक किया, वहां 27 लोग मारे गए, बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिवाय घबराहट के इनके, सिवाय इनके अपने आप को ये कि साहब मैं किसी तरीके साबित कर दूं कि मैं कामयाब हो गया, क्या इसके अलावा कुछ और देखते? मैं तो इस तरह से देखता हूं राशिद रिजवी साहब। जी मुमताज भाई, देखिए मुमताज भाई, गाजा में लोग तब तक लोगों का मरना बंद नहीं होगा जब तक इजराइल में लोगों का मरना शुरू नहीं होगा। इस चीज को आप मान लीजिए, क्योंकि हर इंसान के दरवाजे गाय भी आती है, कुत्ते भी आते हैं। इंसान क्या करता है, रोटी गाय को भी दे देता है, कुत्ते को भी दे देता है। लेकिन अगर बिगड़ैल सांड आया या पागल कुत्ता आया, तो लोग क्या करते हैं, डंडे से उसको मारते हैं, दौड़ाते हैं। नहीं चाहते कि हमारे घर के आसपास है नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो जानते हैं इसकी फितरत है नुकसान पहुंचाना। तो वही हाल है इजराइल का। जब तक इजराइल में लोग मरना शुरू नहीं होंगे, तब तक गाजा में लोगों का मरना बंद नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जबकि अगर आप हमारे दिल से पूछिए, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि हम नहीं चाहते कि कहीं भी कोई मरे इस तरीके से, जिस तरीके से ये कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एहसास दिलाने के लिए मजबूरी में इंसान को करना पड़ेगा। अगर आप इंसान को इंसान नहीं समझोगे, तो हम क्यों इंसान को इंसान समझेंगे? टिट फॉर टैट इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि अभी तक तो इसने किसी मुल्क से जंग किया नहीं है। और जब किया है 60-61 के दशक में, इनके पास जॉर्डन रहे हों, मिस्र रहे हों, सऊदी अरब रहे हों, इनके पास कोई आधुनिक हथियार भी नहीं थे। आधुनिक हथियार किसके पास था? ब्रिटेन के पास था, अमेरिका के पास था। जब जंग की खबर मिली कि जंग चालू होने वाली है, उन्होंने इनको सप्लाई भी कर दिया। तो इसलिए वो लोग इनके सामने टिक नहीं पाए। अब देखिए ईरान अपना इतना बड़ा फंड क्यों लगा रहा है हथियारों पर? ईरान ये जानता है कि अगर मेरे पास अपग्रेडेड हथियार नहीं रहेंगे, तो ये हमको मार देगा। ये हमको खत्म कर देंगे। इसलिए वो अपने आप को हथियारों की ताकत के सामने मजबूत रखना चाह रहा है। आज 2 बातें हम आपको क्लियर करेंगे। एक चीज़ तो ये है कि मोसाद इंटेलिजेंट है। इस चीज़ को फ़ेल करवा दिया हमास ने। क्योंकि मोसाद ने पूरी ताकत लगा दी, इज़राइल, आइडियल सब ने पूरी ताकत लगा दी। एक भी बंधक ये लोग अपनी काबिलियत से नहीं छुड़ा पाए। एक भी बंधक, कि इन्होंने एक बंधक को अपनी काबिलियत से, अपनी इंटेलिजेंसी से छुड़वा लिया। तो यहाँ पर मोसाद फ़ेल हो गया। दूसरा, आईडीएफ कैसे फ़ेल हुआ? कि इज़राइल पहले भी कहता था कि आसमान पे परिंदा भी हमारी हद में बगैर मेरी मर्ज़ी के नहीं आ सकता।
हम सब दुनिया के सबसे सेफ और सिक्योर कंट्री है। ईरान ने उसको भरम तोड़ दिया। जब आखिरी दिन उसने हाइफा और तेल अवीव को एकदम गाज़ा की तरह बना दिया था। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब आप आइए दूसरे पॉइंट पे। एमबीएस हँसे, ये बात सही है, जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे। मुमताज़ भाई, आपको याद होगा, बहुत शुरू में जब सीज़ फायर हुआ था, तब हमने एक बात कही थी कि ये जो B-2 बम्बर वाला हमला हुआ है, ये सब पहले से प्रायोजित कार्यक्रम था। यानी इज़राइल हार रहा था। इज़राइल परेशान था, लेकिन इज़राइल को नाराज़ भी नहीं करना चाहता था अमेरिका। वाया कतर डील हो गई कि हम B-2 बम्बर से अटैक करेंगे और तुम्हारे जो न्यूक्लियर केंद्र हैं, उसके आस-पास करेंगे, उस पे नहीं करेंगे। उसके बाद सीज़ फायर का ऐलान कर देंगे, आप कोई रिएक्ट मत करना। तो ईरान ने भी कहा कि नहीं, हम रिएक्ट करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन हम आपको बता के करेंगे, आप उसको फेल कर दो। ठीक है? तो इन्होंने B-2 बम्बर से अटैक कर दिया। उसके बदले में ईरान ने कतर में आर्मी एयरबेस पर अटैक किया। एक मिसाइल जाके खुले मैदान में गिरी। वहां कहीं नहीं गिरी मिसाइल जहां पर इनके कोई स्ट्रक्चर बने थे अमेरिकन आर्मी के, या उनके जहाज खड़े थे, या जो भी इनकी एसेसरीज रही हो, वो खुले मैदान में गिरा। तो नेतन्याहू खुश हो गए कि सब धसा दिया इन्होंने। और आते ही मतलब डोनाल्ड ट्रंप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया इन्होंने आकर के अपना, कि अमेरिका ने ऐसा-ऐसा कर दिया है और मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा। अब ईरान की जो फैसिलिटीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन जब दूसरे दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर आई कि ये खबर लीक हुई कि जिस पायलट ने बॉम्बिंग की है, तो ये लोग अपनी डायरी लिखते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि हमने इतने मारे और सटीक जगह पे लगे, हमारा मिशन कामयाब था। लेकिन उसके रिपोर्ट में क्या था? हमने इतने राउंड मारे, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो सटीक जगह लगे कि नहीं लगे, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ। क्योंकि इनके इज़राइल के लोग सब अंदर तक घुसे हुए हैं। इन्होंने क्या किया कि जब ये न्यूज़ लीक हुई, नेतन्याहू का चेहरा उतर गया। और आप अगर उस ड्यूरेशन में आप देखिए, तो 5-6 दिन नेतन्याहू मीडिया के सामने आया ही नहीं। 5-6 दिन नहीं आया मीडिया के सामने वो। ईरान तब भी सर उठा के खड़ा था, आज भी सर उठा के खड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें बाहर जियोपॉलिटिक्स यही होता है कि दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है। तो आज मोहम्मद बिन सलमान के हँसने और मुस्कुराने का जो एक रीज़न था, वो यही था कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे, मैंने कमज़ोर कर दिया, मैंने ये कर दिया। अब उनको देख के मुस्कुरा रहे थे कि पहले से सारी गोटें सेट थी। तो आम आदमी जानता नहीं है। जी मुमताज़ भाई। और हाँ, हम आपसे एक चीज़ और बोल रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं ना कि रूस, बेलारूस, चाइना और भी कई कंट्रीज़ के नाम लिए आपने, ये सब ये सब तो साथ में खड़े रहेंगे। अब बेलारूस के बाद कौन-सी कंट्री आती है? पोलैंड। वहाँ से शुरू होता है यूरोप। आप ये देखना, जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा, इसमें यूरोप रहेगा इनके साथ, ईरान के साथ,
अरब देश रहेंगे इज़राइल अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका ने यूरोप कंट्रीज से भी अपने रिलेशन कुछ हद तक खराब किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे ऊंट किस करवट बैठता है, वो आने वाली सिचुएशन पर डिपेंड रहेगा कि पानी का टेम्परेचर कितना है। गैस का वॉल्यूम आप जितना ज़्यादा खोलोगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर आएगा। कनाडा से इनका इख्तिलाफ है, फ्रांस से इनका बहुत अच्छा नहीं है, ब्रिटेन भी अभी कशमकश में है। खुल के जो कंट्री यूरोप के इनके साथ है, वो एक कंट्री है, वो है इटली। अभी तक ये मनोली जो अभी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, अब चेंज होगा तो अगला प्राइम मिनिस्टर कैसा रहेगा इनका, कनाडा वाला जो दूसरा चेंज होगा तो वो कैसा रहेगा, ये आने वाली सिचुएशन पे ही पता चलेगा। लेकिन आज एमबीएस ने एक ब्रेकर रखा, जो देख के थोड़ा-सा दिल को तसल्ली हुई। उन्होंने हाँ कहा कि जब तक फिलिस्तीन को 2 स्टेट नेशन का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक हम अब्राहम अकॉर्ड में कैसे आ सकते हैं? हम आना तो चाहते हैं। तो एक ब्रेकर लगा दिया उसने। अब देखिए आगे क्या चलता है। जी